गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के 2 दिन बाद पुलिस ने दावा किया कि नाइट क्लब के अंदर डांस परफॉर्मेंस के दौरान की गई आतिशबाजी की वजह से आग लगी थी। वो आग कुछ मिनटों के अंदर पूरे नाइट क्लब में फैल गई थी और फिर उस आग में झुलसकर 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई थी। चंद मिनटों के अंदर आग ने भयानक रूप ले लिया था और फिर देखते ही देखते पूरा नाइट क्लब जलकर राख हो गया था। कई लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो नाइट क्लब के अंदर आग की लपटों के बीच फंसे रह गए और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। इस घटना की वजह से न सिर्फ गोवा बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। गोवा पुलिस ने दावा किया कि नाइट क्लब में डांस परफॉर्मेंस के दौरान की गई आतिशबाजी की वजह से आग लगी थी और कुछ ही मिनटों के अंदर आग की लपटों ने वहां तांडव मचा दिया था। आग लगने के बाद नाइट क्लब के अंदर चीख पुकार मच गई थी। जान बचाने के लिए क्लब में मौजूद लोग वहां से भाग खड़े हुए थे, लेकिन नाइट क्लब से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था और इसी वजह से लोग अंदर ही फंसे रह गए थे। यह भयानक हादसा गोवा की राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर अरपुरा इलाके में हुआ था। वहां मौजूद बर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात को आग लग गई थी। हादसे के दौरान क्लब के अंदर वीकेंड पार्टी चल रही थी। क्लब में कजाकिस्तान की बेली डांसर क्रिस्टीना अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। उनकी एंट्री के वक्त क्लब में कई इलेक्ट्रिक पटाखे जलाए गए थे। इलेक्ट्रिक पटाखों की चिंगारियां पार्टी हॉल की छत तक पहुंच गई थी। हालांकि इस दौरान नाइट क्लब में मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चला था कि इलेक्ट्रिक पटाखे से निकली चिंगारियों की वजह से हॉल की छत में आग लग गई थी और इसी वजह से क्लब के अंदर नाच गाने का कार्यक्रम कुछ देर तक चलता रहा था। बेली डांसर फिल्मी गानों पर नाचती झूमती रही थी, लेकिन आग लगने का पता चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत बेली डांसर ने भी नाचना बंद कर दिया। तब तक क्लब की छत से आग की चिंगारियां नीचे गिरनी शुरू हो गई थी। छत से गिरती चिंगारियों से बचने के लिए वहां मौजूद लोग हॉल में एक तरफ जमा हो गए। उस दौरान वहां मौजूद एक आदमी आग बुझाने के लिए ऊपर की तरफ पानी फेंकता दिखाई दिया, लेकिन आग की लपटों पर पानी फेंकने का कोई असर नहीं हुआ और उसकी वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर आग की लपटें आसपास की चीजों को अपनी चपेट में लेती चली गई थी। आग लगने की वजह से नाइट क्लब का हॉल गाढ़े काले धुएं से भर गया था और इसकी वजह से हॉल के अंदर मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। डर के मारे लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि आग बड़ी तेजी से पूरे नाइट क्लब के अंदर फैलती जा रही थी। इसीलिए जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए थे। गोवा पुलिस के मुताबिक क्लब की दीवारें और छत बांस से बनाई गई थी। दावा किया गया इसी वजह से आग तेजी से पूरे क्लब के अंदर फैल गई थी। आग लगने के बाद क्लब के बेसमेंट में भी धुआं भर गया था। दावा किया गया कि धुएं की वजह से क्लब में मौजूद कई लोगों का दम घुट गया था। हालांकि शुरुआत में इस बात का दावा किया गया था कि नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी, लेकिन जांच के बाद गोवा पुलिस ने सिलेंडर ब्लास्ट वाली बात से इनकार कर दिया और पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई कि आग सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पटाखे जलाने की वजह से लगी। इस हादसे में बची एक महिला ने बताया कि आग लगने के बाद नाइट क्लब के अंदर भगदड़ मच गई थी। उस वक्त डांस फ्लोर पर करीब 100 लोग मौजूद थे, जो आग लगने के बाद घबराकर नीचे की ओर भागे और गलती से ग्राउंड फ्लोर के किचन में पहुंच गए थे। पुलिस के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर में बनी रसोई से क्लब के दूसरे हिस्सों में फैली थी, इसीलिए सबसे ज्यादा शव किचन वाले हिस्से में मिले थे और नाइट क्लब में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गई थी। तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया गया और लेकिन तब तक पूरा नाइट क्लब जलकर राख हो चुका था। बड़ी संख्या में लोग झुलस गए थे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आग बुझाने के बाद नाइट क्लब के अंदर से लोगों के शवों को निकालने का काम शुरू किया गया। एक एक करके 25 शव निकाले गए, जिससे वहां कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले 25 लोगों में 20 लोग नाइट क्लब के कर्मचारी थे, जबकि 5 लोग टूरिस्ट थे। इस भयानक हादसे के बाद गोवा पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बना दी। नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ गोवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तो और नाइट क्लब के दोनों मालिकों के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। आरोप लगाया गया कि बिना जरूरी दस्तावेजों और लाइसेंस के नाइट क्लब चलाया जा रहा था। इससे पहले पुलिस क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर चुकी। इसके अलावा इस मामले में गोवा पुलिस ने दिल्ली से 49 साल के भरत कोहली नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के मुताबिक भरत कोहली नाइट क्लब का ऑपरेशन मैनेजर है, मतलब वो क्लब में रोजाना के काम देखता था। यानी नाइट क्लब में हुए हादसे के मामले में पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन क्लब के दोनों मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही देश से फरार हो गए, जबकि माना यह जा रहा था कि वो दिल्ली में छिपे हो सकते हैं। इसीलिए दिल्ली में गोवा पुलिस ने उन्हें ढूंढने में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों के विदेश भागने की खबर सामने आई। इस सब के बीच नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उसमें हादसे पर दुख जताया। अपनी पोस्ट में उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को और घायल हुए लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। नाइट क्लब हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुआवजे की घोषणा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। और गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में जिन 25 लोगों की मौत हुई, उनमें 20 लोग उसी क्लब के कर्मचारी बताए गए। बाकी के 5 पर्यटक थे और उनमें 4 पर्यटक दिल्ली के रहने वाले थे। और डराने वाली बात यह रही कि चारों एक ही परिवार के हैं। गोवा में हुए हादसे के बाद उनके शव 2 दिन बाद दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उनके घर पहुंचे। शवों के पहुंचने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एम्बुलेंस से एक एक कर शवों को निकाला गया और फिर उन्हें घर पहुंचाया गया। हादसे में एक ही परिवार के जिन 4 लोगों की मौत हुई, वो सभी गोवा घूमने गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गोवा में उनकी जान चली जाएगी। इसके अलावा जिस एक पर्यटक की मौत हुई वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। और गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद नाइट क्लबों के निर्माण, सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी ने राज्य में मौजूद सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करवाने की मांग की, ताकि आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जानकारी के मुताबिक क्लब में आने जाने के रास्ते संकरे थे। दावा किया गया इसी वजह से आग लगने के बाद लोग क्लब के अंदर से बाहर नहीं आ सके। रास्ता संकरा होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम भी घटना वाली जगह पर नहीं पहुंच सकी थी और उसकी वजह से राहत बचाव के काम में देरी हुई। इसीलिए हादसे के बाद नाइट क्लबों के निर्माण, सुरक्षा और आग से बचाव के इंतजाम पर सवाल खड़े हो गए। इधर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह ने मुंबई के ओशिवरा थाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पवन सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई पर अवैध वसूली के लिए धमकी देने का आरोप लगाया। सबूत के तौर पर उन्होंने पुलिस को फोन नंबर और व्हाट्सएप मैसेज भी दिए। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 22 साल के एक युवक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वहां सनसनी मच गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर युवक की हत्या करने वालों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से बाइक पर बैठे 2 लड़के सड़क पर कुछ दूर तक घिसटते चले गए। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। उधर हरियाणा के नूह में उस वक्त बवाल हो गया वहां जब गाड़ी चुराने के आरोपी को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस की टीम पर गांव के लोग टूट पड़े। आरोपी को पुलिस ने जैसे ही गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और अचानक उन पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ गांव के लोग भिड़ गए। उनके बीच हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठियां निकाल ली और हमला कर रहे लोगों को खदेड़ने में जुट गई, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। महिलाएं और बच्चे भी पुलिस का विरोध करते रहे और उससे उलझने की कोशिश करते नजर आए। गुंडागर्दी चल रही है तो पुलिस को एक गुंडागर्दी चल रही है, ऐसे छीना-छाटी नहीं होती है, पुलिस को ये अलाउ भी नहीं है। तो देखो गाइस, लेडीजों पे यहाँ पे हाथ उठाया जा रहा है तो लाठी निकाली जा रही है। पुलिस पर हमले की ये घटना हरियाणा के नूह जिले में मौजूद नगला जमालगढ़ गांव में हुई, क्योंकि दिल्ली पुलिस उस गांव में रहने वाले तौसीफ नाम के एक व्यक्ति को गाड़ी चुराने के आरोप में पकड़ने पहुंची थी। सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ जेल ले जाने लगी। और तभी उसके परिवार वालों ने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। कई महिलाएं आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने में जुट गईं। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप लगाया गया कि हालात बिगड़ने पर पुलिस वालों ने महिलाओं को भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की और इसी वजह से गांव वाले उन पर भड़क गए। देखो गुंडागर्दी इनकी, पुलिस लड़के को लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती लेके जाए, लेडीजों पे जो कि हाथ उठाए जा रहे। पुलिस के जवान भी लाठियां लेकर गांव वालों को पीछे धकेलने में जुटे नजर आए। हालांकि इसके बाद भी गांव के लोग आरोपी तौसीफ को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा ले गए।
उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला पर अपने लिव इन पार्टनर की गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला रत्ना देवी अपनी उम्र से 10 साल छोटे सूर्य प्रताप सिंह के साथ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला की 18 साल की बड़ी बेटी पर सूर्य प्रताप की गलत नजर थी और इसी को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था। सूर्य प्रताप सिंह मृतक की गंदी नज़र जो 18 साल की कम उम्र की जो रत्ना देवी की जो एक बेटी है और उस पर थी, जिसके बाद वाद विवाद हुआ। पुलिस ने बताया कि मर्डर करने के बाद रत्ना देवी अपनी 14 साल और 18 साल की दोनों बेटियों के साथ दूसरे कमरे में करीब 10 घंटे तक बैठी रहीं। बाद में उन्होंने खुद ही पुलिस को फोन करके हत्या की जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस बीबीडी थाना क्षेत्र के सालारगंज गांव पहुंच गई और आरोपी रत्ना देवी समेत उनकी दोनों बेटियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। लखनऊ में वो एक निजी कंपनी में इंजीनियर थे। पुलिस ने बताया पहले वो अपने परिवार के साथ जानकीपुरम इलाके में रहते थे और पड़ोस में रहने वाली रत्ना देवी की दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ाते थे। साल 2014 में रत्ना के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद रत्ना की सूर्य प्रताप सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ गईं। कुछ साल बाद रत्ना और सूर्य प्रताप ने लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने का फैसला कर लिया। बाद में सूर्य प्रताप ने बीबीडी थाना क्षेत्र के सालारगंज गांव में किराए पर मकान लेकर रत्ना और उनकी दोनों बेटियों के साथ रहना शुरू कर दिया था, जबकि दोनों की उम्र में 10 साल का फर्क था। उधर बिहार में भागलपुर के सदर अस्पताल में कई घंटों तक बिजली गुल रहने से हड़कंप मच गया। वहां इमरजेंसी से लेकर सभी वार्डों में अंधेरा छा रहा। इस वजह से इलाज करवाने पहुंचे मरीज और उनके परिवार वाले अंधेरे में ही इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि भागलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि कई घंटे तक बिजली गुल रही। हैरानी की बात यह रही कि वहां के किसी भी कर्मचारी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जनरेटर नहीं चला है सर। जनरेटर देखिए वहाँ क्या हो रहा है। लोग घंटों तक अस्पताल में इधर उधर भटकते रहे क्योंकि बिजली न होने की वजह से सभी सेवाएं ठप हो गईं। पूरी तरह से जो है अंधेरा कायम है, लेकिन अभी तक जो है व्यवस्था जो होनी चाहिए यहाँ पर वो नहीं हुई है। हालांकि कुछ कर्मचारी मोबाइल फोन की टॉर्च से किसी तरह मरीजों का रजिस्ट्रेशन करते दिखे, लेकिन सभी वार्डों में अंधेरा छाया रहा और इस वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो सका। जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के कारण वहां लगातार मरीज पहुंचते रहे, लेकिन घंटों अंधेरे में बैठे रहने के बावजूद इलाज के लिए उनका नंबर नहीं आया। बिजली गुल होने से इमरजेंसी और ईसीजी समेत सभी सेवाएं ठप हो गईं। ऐसी स्थिति में अस्पताल में हाहाकार मच गया। लोगों ने जब सवाल पूछे तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने थोड़ी देर में बिजली आने का भरोसा दिया। हमारे यहाँ भी पैनल में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, जिसको भी ठीक किया जा रहा है। हालांकि ये भरोसा मिलने के बाद भी सदर अस्पताल में न तो बिजली आई और न ही जनरेटर की व्यवस्था ही हो पाई। बताया गया कि बिजली विभाग की तरफ से ही कोई बड़ी गड़बड़ी थी, जिसका असर पावर सप्लाई पर पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी समारोह के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। आरोप लगा कि वहां एक नाबालिग हिंदू लड़की की शादी एक मुस्लिम लड़के से करवाई जा रही थी और इसकी भनक लगते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और उन लोगों ने निकाह रुकवाकर खूब हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने दूल्हा दुल्हन से पूछताछ की। इस दौरान वो लड़की की मां पर भड़क गए। कमाल कर दिया। हालांकि सबकी मर्जी से शादी होने का दावा किया गया। बरेली के सदर बाजार इलाके में हंगामे के दौरान पुलिस भी पहुंची दिखी। उसने शादी रुकवा कर लोगों से पूछताछ की। इस बीच हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। हिंदू समाज के लोग इकट्ठे न होते तो आज की स्थिति में इसका निकाह पड़ गया होता और यह धर्मांतरित हो गई होती। इसके बाद दूल्हा दुल्हन और काजी को थाने ले जाया गया। उधर लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर मुस्लिम लीग के दबाव में झुकने और वंदे मातरम के टुकड़े करने का आरोप लगाया। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा की टाइमिंग पर सवाल उठाया। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज
इस बहस की क्या आवश्यकता है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज भरे अंदाज में आरोप लगाया कि सरकार सब कुछ अपना बनाना चाहती है। ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है। इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम आवास की ओर कूच करने जा रही नर्सिंग अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। नर्सिंग अभ्यर्थी अपनी कई मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ मार्च कर रही थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई और फिर एक महिला पुलिसकर्मी ने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और फिर जब पुलिस ने उनकी धरपकड़ शुरू की तो कई प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। देहरादून पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उसी प्रदर्शन में शामिल एक और महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। महिला के आरोप लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी, क्योंकि देहरादून पुलिस उस महिला को प्रदर्शनकारियों के बीच से हिरासत में लेकर आई थी और जैसे ही वो महिला पुलिस की बस में बैठी, उसने एक पुलिसकर्मी पर जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगा दिया। मेल पुलिस मुझे पर्सनली बोल रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा। ये स्थिति आ गई है। रक्षा कहलाई जाने वाली पुलिस आज हमको इंडिकेट कर रहे हैं। और ये आरोप सुनकर उसके साथी और उग्र हो गए। फिर हालात को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक अस्पताल में एक लड़के की मौत पर हंगामा मच गया। उसके परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां खूब हंगामा हो गया और भारी संख्या में पहुंची भीड़ ने अस्पताल के अंदर बवाल खड़ा कर दिया। वहां महिलाओं और पुरुषों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मथुरा के गोवर्धन रोड के पास न्यू लाइफ हॉस्पिटल नाम के उस अस्पताल में काफी लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उनके घायल बेटे के इलाज में लापरवाही दिखाई, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर साहब ने बोल रहे हैं कि बच्चा तो मर गया, एक आध की लाश और बिछानी पड़ती थी से। हंगामे की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं चीखती चिल्लाती नजर आईं और उन लोगों ने दावा किया कि उनके बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने न तो समय पर सही इलाज दिया और न ही उन्हें मरीज की हालत की जानकारी दी और इसीलिए उन लोगों का डॉक्टरों के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। इस बीच भड़के लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनके घायल बेटे को दूसरे अस्पताल रेफर नहीं किया। अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। हालांकि डॉक्टर की तरफ से इस बात से साफ इनकार किया गया। अगर कोई व्यक्ति इस बात को जमा कर दे कि उन्होंने 10-5 हजार भी जमा कर दिए हो हॉस्पिटल में, फिर मुझे किस बात की लालच, मैं किस बात के लिए उनको रोकूं? लेकिन लड़के के परिजन अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने दावा किया कि जब तक उनकी बेटे से आखिरी मुलाकात हुई थी तब वो होश में था, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उससे मिलने नहीं दिया। कई घंटे बीतने के बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली और अचानक उसकी मौत की खबर मिलने पर परिवार में मातम पसर गया। अस्पताल में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक उनके बेटे की किसी बस से टक्कर हो गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजनों ने जानबूझकर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने उन लोगों को समझाकर शांत करवा दिया। इधर बिहार की राजधानी पटना में कुछ पुलिस वालों पर एक डॉक्टर से बदसलूकी करने का आरोप लगा। डॉक्टर के ड्राइवर ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक दारोगा ने एक ट्रक को गलत दिशा से एंट्री दे दी, जिस पर उन लोगों ने विरोध जताया और आरोप लगा कि विरोध जताने पर उस दारोगा और कुछ पुलिसकर्मियों ने गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई की। इससे वो घायल हो गए। इस बीच वो दारोगा डॉक्टर की शर्ट का कॉलर पकड़े दिखे। डीएम साहब के अभी कंप्लेंट करना है। दीघा ब्रिज के पास हम लोग को ट्रक घुसवा कर पैसा लिए हैं। चौंका देने वाला मामला पटना के जेपी सेतु के पास हुआ। आरोप लगा कि दारोगा ने एक ट्रक को गलत दिशा से जाने दिया और इसका विरोध जताने पर डॉक्टर और उनके ड्राइवर की पिटाई की। इस दौरान ड्राइवर ने वीडियो रिकॉर्ड किया तो वो गुस्से में आ गए। भाई देखिए हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तुम बदमाशी कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने फोन छीनने की कोशिश की
उधर गुजरात के कच्छ में करीब 250 करोड़ रुपए की कीमत वाली सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से रहने वालों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। कार्रवाई कच्छ की खाड़ी के नजदीक की गई। जानकारी के मुताबिक वहां करीब 100 एकड़ में फैली जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था और उनके खिलाफ प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ नोटिस अभियान शुरू कर दिया था। इसके तहत खुदाई करने वाली कई मशीनें एक साथ उतार दी गई। उन मशीनों की मदद से वहां बने सैकड़ों मकानों को जमींदोज कर दिया गया। तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को शुरू करने से पहले पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था। बताया गया वहां 4 से 5 हजार लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। ये कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों की निगरानी में की गई। इधर दिल्ली बम धमाके के 4 आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दिल्ली बम धमाके के 4 आरोपियों डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील और मौलाना इरफान को पेश किया गया। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने चारों आरोपियों की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने कफ सिरप मामले में 2 आरोपियों विशाल और राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मेडिकल की पढ़ाई किए बिना ही फार्मा लाइसेंस लिया था और दावा किया गया कि उनके लाइसेंस का इस्तेमाल कफ सिरप मामले में आरोपी शुभम जायसवाल ने किया था। पंजाब में बीएसएफ ने 2 अलग अलग जगहों से करीब 7 किलो ड्रग्स और कई हथियार बरामद करने का दावा किया। बताया गया ये कार्रवाई अमृतसर और तरन तारन में की गई। बीएसएफ के मुताबिक ये सभी चीजें ड्रोन से भेजी गई थी और उन ड्रोन को भी जब्त कर लिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुलदार और भालुओं के बढ़ते हमलों के बीच प्रशासन ने छात्रों को स्कूल पहुंचाने के लिए मुफ्त में गाड़ियां चलाने का फैसला लिया। बताया गया इस सुविधा से 28 गांवों के 200 बच्चों को फायदा मिलेगा। इधर तेलंगाना के मलकाजगिरी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने से दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उस वक्त हमला किया जब वो व्यक्ति बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे और तभी रास्ते में ही उन हमलावरों ने उन्हें घेर कर मारना शुरू कर दिया। जमीन पर पड़े उस व्यक्ति को हमलावरों ने चाकू मारा, लात और घूंसे बरसाए। ताबड़तोड़ हमले को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि 5 हमलावर तब तक उन्हें मारते रहे जब तक वो पूरी तरह बेसुध नहीं हो गए। हमले के वक्त पास में ही एक ऑटो रिक्शा खड़ा नजर आया। थोड़ी देर बाद सभी हमलावर उसी ऑटो रिक्शा में सवार होकर वहां से फरार हो गए। हैरान कर देने वाली बात यह कि दहशत की वजह से वहां आने जाने वाले लोगों में किसी ने भी सड़क पर तड़प रहे व्यक्ति की मदद नहीं की। इधर शराबबंदी वाले राज्य गुजरात के राजकोट में एक ट्रैक्टर से शराब की 26,000 से ज्यादा बोतलें पकड़ी गई। उनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई और शराब की इस खेप को कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर में छिपा कर रखा गया था। यानी जिस टैंकर का इस्तेमाल सीमेंट, रेत और बजरी को मिलाने के लिए किया जाता है, जिस मिक्सर का, उसके जरिए शराब की तस्करी चल रही थी। उस टैंकर से निकाली गई शराब की पेटियों को जहां रखा गया वहां ढेर लग गया। ये कार्रवाई राजकोट के आटकोट इलाके में हुई और वहां टैंकर से बरामद की गई शराब की कीमत करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपए बताई गई, क्योंकि पुलिस ने 1000-2000 नहीं बल्कि 26,000 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त की। पुलिस वालों ने उस टैंकर के ड्राइवर और उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। उधर जम्मू में मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। वहां एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला और कई हिंदूवादी संगठनों ने दाखिले की इस लिस्ट को रद्द करने की मांग शुरू कर दी थी और अपनी मांगों को लेकर कटड़ा में मौजूद श्राइन बोर्ड के दफ्तर में पहुंच गए। वहां श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों ने श्राइन बोर्ड के दफ्तर में जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन दफ्तर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। हम इस समय श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इस समय प्रदर्शनकारियों की जो कोशिश लगातार जारी है। श्राइन बोर्ड के दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश यहां पर प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। पुलिस यहां पर इन्हें खदेड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहां प्रदर्शन करने पहुंचे वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। जिनके चंदे से ये कॉलेज चलता है उनको आपको यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए थी। आपने ये गलती की, अब आपके पास ये मौका नहीं है इसको सुधारने का। श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर काफी देर तक नारेबाजी चलती रही और प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। हालांकि उन्हें शांत कराने के बाद वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कुछ लोगों को पुलिस ने श्राइन बोर्ड के दफ्तर में भेज दिया और वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों ने श्राइन बोर्ड के दफ्तर में जाकर वहां के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा
उन्होंने उस ज्ञापन के जरिए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की लिस्ट को रद्द करने की मांग की। हमने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये हमारा पहली बार शांति प्रिय जो प्रदर्शन है, अगर इसका जल्द से जल्द सलूशन नहीं निकाला गया तो ये प्रदर्शन कोई भी रूप ले सकता है। वहां एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला और इस दाखिले पर वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों ने आपत्ति जताई, क्योंकि श्राइन बोर्ड दान में मिली रकम से ही वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को चलाता है, इसलिए उन्होंने वहां मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले पर विरोध जताया। और वहां मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले के खिलाफ ही नहीं बल्कि रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में भी प्रदर्शन किया गया। जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन के लिए बन रहे रोपवे को लेकर श्राइन बोर्ड के खिलाफ कारोबारियों का गुस्सा फूट पड़ा और अपने हाथों में झंडे लेकर वहां कारोबारी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहां उनमें कुछ लोगों के हाथों में काले झंडे भी दिखाई दिए। कटरा में प्रदर्शन करते हुए कारोबारियों के साथ खच्चर चलाने वालों ने भी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। रोपवे का मसला 4 साल हो गए, मसला चलते हुए कोई मसला हल नहीं कर सके थे, क्यों? ये गुंडागर्दी है। उन्होंने अपने रोजगार का मुद्दा उठाया और श्राइन बोर्ड पर समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया, क्योंकि रोपवे के शुरू होने के बाद वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले घोड़े और खच्चरों को चलाने का काम बंद हो सकता है और रोपवे से जाने पर श्रद्धालु रास्ते में मौजूद दुकानों से खरीदारी भी नहीं कर पाएंगे। इससे वहां के कारोबारियों की रोजी रोटी छिन सकती है, ये उनका खतरा है। कटरा में ताराकोट मार्ग से लेकर सांझी छत तक करीब 12 किलोमीटर लंबा रोपवे बनना है। इससे वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने में 45 से 50 मिनट लगेंगे, जबकि अभी श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी मंदिर के भवन तक पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं। वहां के कारोबारियों का दावा है कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से वक्त बचेगा, लेकिन उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से ही उनका कारोबार चलता है। इधर दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह के पर्दाफाश का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी कई लोगों से लाखों की रकम हड़प चुके हैं। इस मामले में ओडिशा के गंजाम और भुवनेश्वर में भी छापेमारी की गई। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान सैलानियों से भरी एक बस में आग लग गई। बताया गया वो बस पार्क के उस हिस्से में लपटों से घिरी जहां शेरों के आने का खतरा था। हालांकि वन विभाग ने वक्त रहते बस में सवार सभी 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पैर में चोट लगने के बाद उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने फरार कैदी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया और जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण वो भागने में सक्षम रहा, उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच भी प्रचलित कर दी गई है। बड़ी खबर जापान से आई। वहां के मिसावा शहर के नजदीक 7.6 के तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के तेज झटकों के बाद वहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक सुनामी के दौरान जापान के उत्तर पश्चिमी तट पर 3 मीटर की ऊंचाई तक लहरों के उठने की आशंका है। बताया गया भूकंप का केंद्र जापान के मिसावा शहर से 73 किलोमीटर दूर था और जापान में भूकंप के झटके आते ही लोगों में दहशत फैल गई। लोगों में हड़कंप मच गया। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे, क्योंकि जो भूकंप आया उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। इसके साथ ही सुनामी के अलर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। भूकंप के तेज झटके के बाद सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें हिलने लगीं और लगा कि वो टूटकर गिर भी सकती हैं। इसके अलावा घरों में लगे झूमर भी बहुत तेजी से हिलते नजर आए। इस बीच वहां के एक शोरूम में रखी सभी चीजें तेजी से हिलती नजर आईं। इस बीच वहां के मौसम विभाग की तरफ से सुनामी की चेतावनी जारी होने के बाद जापान के तटों के नजदीक बसे घरों को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए। और जापान में भूकंप के झटके आते ही लोगों में दहशत फैल गई थी। लोगों में हड़कंप मच गया। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। उधर गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर एक शख्स ने चप्पल से हमला कर दिया और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गोपाल इटालिया गुजरात जोड़ो यात्रा को लेकर जामनगर के टाउन हॉल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ से एक आदमी मंच के पास आया और भाषण दे रहे गोपाल इटालिया की ओर चप्पल फेंकी।
गोपाल इटालिया पर हुए हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले मंच पर बैठी आम आदमी पार्टी की एक महिला नेता उसे पकड़ने के लिए नीचे कूदी, फिर वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी हमला करने वाले को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। हंगामे के थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंची और हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन हमलावर के पकड़े जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी रहा। टाउन हॉल में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। गुस्साए लोगों ने हमला करने वाले पर भी कुर्सियां फेंकी और पुलिस के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। और थोड़ी ही देर में वहां हालात बेकाबू हो गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा तब और भड़क गया जब गोपाल इटालिया ने पूरी प्लानिंग से हमला किए जाने का आरोप लगा दिया। ये प्लानिंग क्या है? और इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने हमलावर को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। फिर काफी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम हमलावर को वहां से लेकर निकली और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कोहराम मचा दिया। उसने सड़क पर चल रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर भी इतनी जबरदस्त कि वो कार सड़क पर पलट गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना गुरुग्राम में घामडोज टोल प्लाजा के पास हुई। टक्कर मारने वाली थार गाड़ी और वो कार दोनों टोल गेट की ओर जा रही थी, लेकिन आंधी की तरह दौड़ रही वो थार गाड़ी तेजी से अपनी दाईं ओर मुड़ने लग गई। कार के ड्राइवर ने उसे देख लिया और दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो थार गाड़ी सीधे उस कार से भिड़ गई। भिड़ंत होते ही कार पूरी तरह पलट गई। उसके चारों पहिए ऊपर हो गए और छत नीचे सड़क पर रगड़ने लग गई। कार कई फीट तक घिसटती चली गई और खौफ से भर देने वाली इस घटना को देखकर उस रास्ते पर चल रहे लोग सहम गए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कार को टक्कर मारने के बाद उस थार का ड्राइवर रुका नहीं, बल्कि वहां से भाग निकला। कार और थार गाड़ी की टक्कर होते ही टोल प्लाजा के कर्मचारी दौड़ पड़े। उन्होंने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी थार को रॉन्ग साइड यानी उल्टी तरफ दौड़ा दिया। वो टोल प्लाजा पर जाने के बजाय उसी रास्ते पर भाग गया जहां से आया था। थार की टक्कर में उस कार का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जबकि कार की तो सूरत ही बिगड़ गई। इस घटना के बाद गुरुग्राम में भोंडसी थाने की पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। उसने थार चला रहे भरत नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। उधर देश की राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत दिल्ली पुलिस की टीम ने द्वारका में अवैध रूप से रह रहे 130 विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने के लिए भेज दिया। और उसी कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम द्वारका के एक ऐसे फ्लैट में पहुंची जहां विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, लिहाजा पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। हेलो, पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो वहां मौजूद विदेशी नागरिकों के होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों विदेशी नागरिकों ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। पुलिस की नजर उन लोगों पर है जो विदेशी नागरिकों को फ्लैट या मकान किराए पर देते हैं। द्वारका के हर थाने से ऐसे लोगों की लिस्ट मंगाई गई, यानी आने वाले दिनों में विदेशी नागरिकों को किराए पर फ्लैट देने वालों से भी पूछताछ हो सकती है। दिल्ली के द्वारका में ऐसे 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने नवंबर महीने में 130 ऐसे विदेशी नागरिक पकड़े जिनके पास वैध वीजा या दूसरे दस्तावेज नहीं थे, जिनमें नाइजीरिया के 87, आइवरी कोस्ट के 11, कैमरून के 10, घाना के 10, सेनेगल के 4, लाइबेरिया के 3, युगांडा के 2 नागरिक शामिल हैं। पकड़े गए अवैध विदेशी नागरिकों में कई महिलाएं और बच्चे भी हैं, जिन्हें डिपोर्टेशन के लिए भेज दिया गया। इधर मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पार्षद प्रतिनिधि पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया। पार्षद प्रतिनिधि के रिश्तेदारों ने रेस्टोरेंट में घुसकर एक युवक की पिटाई की। बताया गया कि युवक ने रविवार को पार्षद प्रतिनिधि पर हमला किया था और उसके बाद बदला लेने के लिए पार्षद प्रतिनिधि के रिश्तेदारों ने युवक पर हमला कर दिया। सबसे पहले 2 लड़के एक रेस्टोरेंट में घुसे और वहां एक लड़के पर हमला करने लगे। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो मानने वाले कहां थे। थोड़ी देर में वो उस लड़के को घसीट कर बाहर ले गए और वहां रखी एक बेंच के पास लाकर उसे पीटने लगे। उस दौरान एक शख्स ने उसकी गर्दन पकड़ ली। हंगामा बढ़ने पर वहां पुलिस पहुंची और झगड़े को शांत कराया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में सप्तशृंगी माता का दर्शन कर लौट रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। 800 फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से गाड़ी में बैठे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और मंदिर प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया।
दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत के बाद सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। वहां एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान वो व्यक्ति एक क्रेन की चपेट में आ गए थे और उनकी जान चली गई थी। मध्य प्रदेश के मंडला में एक तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वो व्यक्ति हवा में उछलकर दूर जा गिरे। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कोंडा में जमीन के विवाद के चक्कर में एक मकान में आग लगाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए खुद ही छप्पर में आग लगा दी थी, लेकिन जांच के दौरान मामले का पर्दाफाश हो गया। इधर केरल के कोल्लम जिले में बन रहे एक नेशनल हाईवे के पास जमीन धंसने से दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। घटना तब हुई जब वहां लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था और इसी दौरान उस नेशनल हाईवे के पुल के लिए बनाई जा रही भारी भरकम दीवार अचानक धंसना शुरू हो गई। दीवार के धंसते ही सर्विस लेन वाली सड़क पर चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गई। खौफ से भर देने वाली तस्वीरों में दिखा कि केरल के कोल्लम जिले में बन रहे उस नेशनल हाईवे की दीवार धीरे धीरे धंसने लग गई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आ गया। जमीन खिसकने लग गई, लेकिन इसके बावजूद वहां से गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। यही वजह रही कि जमीन धंसने और सड़क फटने के बाद वहां स्कूल बस समेत कई गाड़ियां फंस गईं। उधर राजस्थान के टोंक में खाद की किल्लत पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। क्योंकि खाद नहीं मिलने से नाराज किसान उस सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। किसान खाद के लिए भारत निर्माण केंद्र पर पहुंचे थे, लेकिन जब वहां उन्होंने ताला लगा देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया। सड़क पर किसानों के हंगामे को देख पुलिस भी वहां पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसान मानने को तैयार नहीं हुए। कहां से लेकर खाद बीज से कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। खाद को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा और इस दौरान किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगा दिया। तो कुछ लोगों ने किसानों के लिए भेजी गई खाद को ब्लैक में बेचे जाने का आरोप लगाया। और कृषि विभाग पर यह आरोप इसलिए लगे क्योंकि किसान सुबह से ही केंद्र के बाहर खाद लेने के लिए बैठे हुए थे और जब समय पर खाद वितरण केंद्र का ताला नहीं खुला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इनके जो नंबर दे रखे मोबाइल के, उनसे बात करते हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ, मैं रिटायरमेंट हूँ, ये बताते हैं। वहाँ कुछ लोगों ने ऑफिस समय से नहीं खुलने और अधिकारियों के नहीं होने पर सवाल खड़े कर दिए। किसानों के हंगामे के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को कृषि मंडी भेजा और वहां किसानों को खाद के लिए टोकन बांटे गए। इधर यूपी के बरेली हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताया। सितंबर में यूपी के बरेली में भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। इसके अलावा कुल 60 लोगों को आरोपी बनाया गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का बकाया फंड रोकने का आरोप लगाया। सांसदों ने हाथों में पोस्टर लेकर संसद परिसर में नारेबाजी की और पारदर्शिता की मांग उठाई। भारत में मौजूद चीन के दूतावास ने 22 दिसंबर से चाइना ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च करने का फैसला किया। नए ऑनलाइन सिस्टम से वीजा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और तेज हो जाएगी। आवेदकों को दस्तावेज जमा करने और अपॉइंटमेंट लेने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दौड़कर सड़क पार कर रही एक बच्ची को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बच्ची जैसे ही सड़क की तरफ दौड़ी, दाईं तरफ से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो बच्ची घूमते हुए सड़क पर गिर गई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। बच्ची के साथ खड़ी दूसरी बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। इसके बाद वहां मौजूद लोग दूसरी तरफ दौड़ पड़े और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे। दिल दहला देने वाला मामला सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नेवादा गांव में हुआ। हादसे के बाद कार चला रहे व्यक्ति ने कार रोकी तक नहीं और तेज रफ्तार में भाग निकला। गनीमत यह रही कि हादसे में उस बच्ची की जान बाल बाल बच गई। उधर राजस्थान के दौसा में एक सरकारी स्कूल के छात्रों ने आरोप लगाया कि छमाही परीक्षा हो जाने के बाद भी उन्हें किताबें मुहैया नहीं कराई गईं। उस सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों ने दावा किया कि उन्होंने शिक्षा विभाग से किताबें भेजे जाने की मांग की थी, लेकिन आरोप लगा कि कई महीने बीत जाने के बावजूद उस सरकारी स्कूल में किताबें नहीं भेजी गईं। वहां के छात्रों के मुताबिक किताबें न होने की वजह से उन्हें पढ़ाई करने में काफी दिक्कतें हुई। नहीं आए सर, अभी तक किसी भी सब्जेक्ट की नहीं आए सर।
तो फिर अर्धवार्षिक के एग्जाम कैसे दिया? सर हमने फ़ोन से पढ़ाई की। दौसा के पापड़दा इलाके में मौजूद उस स्कूल के टीचरों ने दावा किया कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग को इस बारे में जानकारी दी। तीन बार कह दिया सर। 3 बार कह दिया? 3 बार कहा, हम भेज चुके एक्सेल शीट में। क्या जवाब आया वहाँ से? जवाब वहाँ से अभी कुछ नहीं आया। वहाँ किताबें उपलब्ध न कराने को लेकर छात्रों के माता पिता ने शिक्षा विभाग के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा दिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो मामले में दखल देने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी। इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जांच के लिए गठित समिति ने इस संकट के लिए इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही यह भी माना कि इंडिगो ने नए नियमों को गंभीरता से नहीं लिया था, इस वजह से यह संकट खड़ा हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को मौजूदा संकट में पूछताछ के लिए सुबह बुलाया। इस मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री RM नायडू लोकसभा में अपना बयान देंगे। इधर इंडिगो संकट के 7वें दिन भी सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी दूर नहीं हो सकी। देश भर के अलग अलग हवाई अड्डों पर इंडिगो के यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 7वें दिन इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई और इस वजह से हवाई यात्री फिर परेशान हुए। इंडिगो की उड़ान सेवाओं के पटरी पर न लौटने से अलग अलग शहरों की कई फ्लाइटें रद्द हो गईं। इसके कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी मची रही। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे निरस्त की जो कैटेगरी है वो नजर आ रही है। रायपुर की फ्लाइट कैंसिल है, जयपुर की फ्लाइट कैंसिल है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कई यात्रियों को इसकी सूचना पहले से ही दे दी गई। इस वजह से एयरपोर्ट पर पहले की तरह यात्रियों का जमावड़ा नहीं दिखा। लेकिन जिन लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द हो गई वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर लाचार दिखे, क्योंकि वो किसी दूसरी जगह से तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए लेकिन वहां से अपने शहर नहीं जा सके और ऐसे में वो एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। इस बीच सऊदी अरब से धार्मिक यात्रा कर लौटे कुछ लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्हें वहां से इंडिगो की फ्लाइट से कश्मीर जाना था, लेकिन उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हो गई। इधर नहीं दिया, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फ्लाइट कैंसिल दिया, ये कह रहे कैंसिल। क्या कह रहे हैं? ये बोला सीट नहीं है। अच्छा। सुबह जो ये खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने इंडिगो के कर्मचारियों से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन तब तक वो एयरपोर्ट पर ही घंटों बैठे रहे। दूसरी फ्लाइट कब मिलेगी इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने से इसी तरह कई दूसरे यात्रियों को भी यहाँ वहां बैठकर समय काटना पड़ा। और इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारी उन सैकड़ों यात्रियों के बैग उन तक पहुंचाने में जुटे रहे जो फ्लाइटें कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर रह गए थे। क्योंकि जब इंडिगो संकट गहरा गया था और अचानक एक के बाद एक कई फ्लाइटें कैंसिल होनी शुरू हुई थीं, तब यात्रियों के बैग एयरपोर्ट पर ही रह गए थे। ऐसी स्थिति इसलिए आई थी क्योंकि इंडिगो की कई फ्लाइटें तब रद्द की गई थीं जब यात्री चेक इन कर चुके थे। बाद में उन्हें एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था, लेकिन उनके बैग नहीं लौटाए जा सके थे। उन तक उनके बैग सही सलामत पहुंचाना, उसी को पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर इंडिगो का स्टाफ कर रहा है। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर सूटकेस का अंबार लग गया। इंडिगो ने इस काम के लिए कई टीमें भी बना दी ताकि टिकट रिफंड के साथ बैग भी यात्रियों तक पहुंचाए जा सकें। और इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री RM नायडू ने इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया कि सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है। और इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार जांच के बाद ऐसी कार्रवाई करेगी जो दूसरी एयरलाइन कंपनियों के लिए मिसाल बन सके। We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. We will take very, very strict action. इससे पहले विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA के नए नियमों के लागू होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत कई शहरों में जाने वाली सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल करनी शुरू कर दी थी। DGCA ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पायलटों और चालक दल के सदस्यों के आराम का भी ध्यान रखना जरूरी कर दिया था। और इन नियमों के लागू होने के बाद गहराए इंडिगो संकट के बीच केंद्र सरकार ने भारत में नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए इसे सबसे सही समय बताया। और केंद्र के मुताबिक सरकार की कोशिश इस क्षेत्र में एयरलाइन कंपनियों की संख्या बढ़ाने की है ताकि इसका फायदा हवाई यात्रियों को मिल सके। सरकार ने दावा किया कि उसने नए विमानों की खरीद और उन्हें किराए पर लेने के नियम भी आसान कर दिए ताकि कंपनियां अपने एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा सकें। इसके अलावा जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत फ्लाई 91 और स्टार एयर जैसी कुछ नई एयरलाइन कंपनियां भी सामने आई।
केंद्र सरकार ने छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ने और हवाई किराए में कमी लाने के मकसद से उड़ान योजना शुरू की थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड और उसके पड़ोसी कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक थाईलैंड की एयरफोर्स ने सुबह सुबह अपने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। जबकि अक्टूबर में ही दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता किया था, लेकिन उस समझौते के 44 दिन बाद ही दोनों देशों में एक बार फिर जंग की तलवारें खिंच गईं। मतलब ट्रंप का समझौता 2 महीने भी टिक न सका और ढह गया। थाईलैंड की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कंबोडिया की तरफ से उसके इलाके में बमबारी का दावा किया गया, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक ताजा लड़ाई की शुरुआत थाईलैंड के हवाई हमले से हुई और थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट ने गरजते हुए कंबोडिया के एक कैसीनो पर बम बरसा दिया। थाईलैंड की सेना ने दावा किया कि जिस कैसीनो को उसने निशाना बनाया असल में वो कंबोडिया के सैनिकों का बेस बन चुका था और वहां भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन रखे गए थे, जिनका इस्तेमाल कंबोडिया की फोर्स उसकी सीमा में हमला करने के लिए करने वाली थी। मतलब थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सेना पर जंग की तैयारियों में जुटने का आरोप लगाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के सभी आरोपों को झूठा बताया। The unprovoked use of violence by the Thai side on the innocent Cambodian civilian result. कंबोडिया ने थाईलैंड की सेना पर उकसावे वाली हरकत करने का आरोप लगाया। कंबोडिया की सेना ने बयान जारी कर साफ किया कि उसकी तरफ से हमलों की शुरुआत नहीं की गई। हालांकि थाईलैंड की एयर स्ट्राइक के बाद कंबोडिया की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। कंबोडिया की सेना ने भी पलटवार करते हुए थाईलैंड की सीमा में हमले शुरू कर दिए और अपने रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैंड से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दी। थाईलैंड के साथ लड़ाई की शुरुआत होते ही कंबोडिया की थल सेना ने भी अपने हथियारों से आग उगलना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत होते ही पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया के सैनिकों ने उनकी सीमा की तरफ पहले गोलीबारी की, वहीं से तनाव बढ़ गया। जवाब में उनकी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दी। दक्षिण पूर्वी एशिया के दोनों पड़ोसी देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मई में भी 5 दिन तक भयानक लड़ाई चली थी और उस जंग में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अक्टूबर में भी दोनों देश आमने सामने आ गए थे। 2 दिन तक सीमा पर जंग जैसे हालात रहे थे। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता करवाया था, लेकिन ट्रंप का शांति समझौता फेल हो गया और थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं एक बार फिर एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। थाईलैंड और कंबोडिया 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन थाईलैंड के सीस्के प्रांत के करीब मौजूद प्रिहवियार मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को लेकर दोनों के बीच कई दशकों से विवाद रहा है। दोनों देश उस शिव मंदिर और विवादित इलाकों को अपना बताते आए हैं। अक्टूबर में भी इन इलाकों को लेकर दोनों के बीच खूब झड़पें हुई थी और दोनों तरफ के 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। मामला बढ़ता देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाया था और दोनों देशों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की। थाईलैंड और कंबोडिया ने समझौते के दौरान कुछ शर्तों पर साइन किया था। मसलन दोनों देश सीमा से भारी हथियार जैसे टैंकों और तोपों की तैनाती हटा लेंगे। यह भी तय हुआ था कि थाईलैंड की 18 कंबोडियाई सैनिकों को अपनी जेल से उसको रिहा करना पड़ेगा। घुसपैठ रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक गेम चेंजर और दुनिया के लिए शांति का नया मॉडल तक बता दिया था। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ यह समझौता केवल कागजों में ही रहा। जमीन पर यह पूरी तरह ढह गया, क्योंकि समझौता साइन होने के 2 हफ्ते बाद 10 नवंबर को ही थाईलैंड ने इसे कैंसिल कर दिया और दावा किया था कि कंबोडिया के हमले में उसके कुछ सैनिक घायल हो गए थे। शांति समझौते के 44 दिन बाद तो दोनों देशों ने खुलेआम जंग लड़ना शुरू कर दिया। थाईलैंड के हवाई हमले के बाद कंबोडिया के बॉर्डर वाले इलाके से लोग सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। लोगों ने उन इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया जहां हमले का खतरा ज्यादा रहा। कोई अपने सिर पर सामान लेकर जाता दिखा, कोई अपने बच्चों के साथ जाता दिखाई दिया। कंबोडिया के अधिकारियों ने थाईलैंड के हमलों में घायल सैनिकों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद करीब 118 साल पुराना है। दोनों देशों के बीच पड़ने वाले 2 शिव मंदिरों को झगड़े की वजह बताया गया, क्योंकि एक मंदिर थाईलैंड की सीमा में तो दूसरा मंदिर कंबोडिया की सीमा में मौजूद है। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर कब्जे का आरोप लगाते रहे। साल 1907 में जब कंबोडिया में फ्रांस का शासन था,
तब दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया था क्योंकि नक्शे में प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इसी तरह तामुनथॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया इस मंदिर को अपना मानता आ रहा था। साल 1959 में यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच गया था। उधर रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को रुकवाने की कोशिश में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भड़ गया। उन्होंने दावा किया युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा था उसे जेलेंस्की ने ठीक से पढ़ा तक नहीं, और इसीलिए ट्रंप जेलेंस्की पर नाराज हो गए। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के सामने 28 पॉइंट वाला एक शांति प्रस्ताव रखा था, लेकिन ट्रंप का दावा है कि जेलेंस्की ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए यूक्रेन से प्रतिनिधियों की टीम अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंची थी। वहां अमेरिकी दल के साथ 3 दिन तक माथापच्ची की गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इन बैठकों में शामिल हुए, लेकिन शांति प्रस्ताव को लेकर हुई उन बैठकों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। यानी अमेरिका ने जंग रोकने के लिए यूक्रेन के सामने जो शर्तें रखी वो उनके लिए तैयार नहीं हुआ, और यही वजह रही कि ट्रंप जेलेंस्की पर भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि युद्ध रुकवाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस की तरफ से अच्छे संकेत मिले। Russia is, I believe, fine with it, but I'm not sure that Zelensky is fine with it. His people love it. मतलब ट्रंप ने इशारों में जेलेंस्की को ही शांति की राह का रोड़ा बता दिया। अमेरिका ने जो शांति प्रस्ताव रखा था उसे लेकर रूस से भी बातचीत हो चुकी थी, और इस पर शुरुआती चर्चा के लिए कुछ दिन पहले अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचे थे। लेकिन इस बातचीत के बाद भी रूस ने खुलकर अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी। उधर गाजा में 2 साल तक चले युद्ध के बाद उसे फिर से बसाए जाने के अमेरिका के प्लान से कतर ने पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उसने साफ किया कि वो गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को फंड देना जारी रखेगा, लेकिन इजराइल के हमलों में गाजा के जो इलाके शमशान में बदल गए उन्हें फिर से बसाने में मदद नहीं करेगा। यानी कतर ने गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को झटका दे दिया। हमास और इजराइल में 2 साल तक चली भीषण लड़ाई के बाद 10 अक्टूबर को गाजा में सीज फायर समझौता लागू हुआ था। उस समझौते के तहत बर्बाद हो चुके गाजा को दोबारा बसाया जाना था, क्योंकि हमास के ठिकानों को मिटाने की कोशिश में इजराइल ने इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि गाजा के कई इलाके मलबे के ढेर से पड़ चुके हैं और हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। सीज फायर समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को भरोसा दिया गया था कि गाजा को फिर से बसाया जाएगा, और उसमें अरब देशों की भूमिका अहम मानी जा रही थी, क्योंकि माना जा रहा था कि गाजा को फिर से हरा भरा करने में जो रकम खर्च होगी वो फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अरब देशों से आएगी। दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड और उसके पड़ोसी कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक थाईलैंड की एयरफोर्स ने सुबह सुबह अपने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि अक्टूबर में ही दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता किया था। लेकिन उस समझौते के 44 दिन बाद ही दोनों देशों में एक बार फिर जंग की तलवारें खिंच गईं। मतलब ट्रंप का समझौता 2 महीने भी टिक न सका और ढह गया। थाईलैंड की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कंबोडिया की तरफ से उसके इलाके में बमबारी का दावा किया गया, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक ताजा लड़ाई की शुरुआत थाईलैंड के हवाई हमले से हुई और थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट ने गरजते हुए कंबोडिया के एक कैसीनो पर बम बरसा दिया। थाईलैंड की सेना ने दावा किया कि जिस कैसीनो को उसने निशाना बनाया असल में वो कंबोडिया के सैनिकों का बेस बन चुका था, और वहां भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन रखे गए थे जिनका इस्तेमाल कंबोडिया की फोर्स उसकी सीमा में हमला करने के लिए करने वाली थी। मतलब थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सेना पर जंग की तैयारियों में जुटने का आरोप लगाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के सभी आरोपों को झूठा बताया। The unprovoked use of violence by the Thai side on the innocent Cambodian civilian result. कंबोडिया ने थाईलैंड की सेना पर उकसावे वाली हरकत करने का आरोप लगाया। कंबोडिया की सेना ने बयान जारी कर साफ किया कि उसकी तरफ से हमलों की शुरुआत नहीं की गई। हालांकि थाईलैंड की एयर स्ट्राइक के बाद कंबोडिया की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। कंबोडिया की सेना ने भी पलटवार करते हुए थाईलैंड की सीमा में हमले शुरू कर दिए और अपने रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैंड से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दी। थाईलैंड के साथ लड़ाई की शुरुआत होते ही कंबोडिया की थल सेना ने भी अपने हथियारों से आग उगलना शुरू कर दिया।
दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत होते ही पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया के सैनिकों ने उनकी सीमा की तरफ पहले गोलीबारी की, वहीं से तनाव बढ़ गया। जवाब में उनकी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दी। दक्षिण पूर्वी एशिया के दोनों पड़ोसी देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मई में भी 5 दिन तक भयानक लड़ाई चली थी और उस जंग में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अक्टूबर में भी दोनों देश आमने सामने आ गए थे। 2 दिन तक सीमा पर जंग जैसे हालात रहे थे। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता करवाया था, लेकिन ट्रंप का शांति समझौता फेल हो गया और थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं एक बार फिर एक दूसरे के खून की प्यासी हो गईं। थाईलैंड और कंबोडिया 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन थाईलैंड के सीस्के प्रांत के करीब मौजूद प्रिहवियार मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को लेकर दोनों के बीच कई दशकों से विवाद रहा है। दोनों देश उस शिव मंदिर और विवादित इलाकों को अपना बताते आए हैं। अक्टूबर में भी इन इलाकों को लेकर दोनों के बीच खूब झड़पें हुई थी और दोनों तरफ के 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। मामला बढ़ता देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाया था और दोनों देशों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की थी। थाईलैंड और कंबोडिया ने समझौते के दौरान कुछ शर्तों पर साइन किया था। मसलन दोनों देश सीमा से भारी हथियार जैसे टैंकों और तोपों की तैनाती हटा लेंगे। यह भी तय हुआ था कि थाईलैंड की 18 कंबोडियाई सैनिकों को अपनी जेल से उसको रिहा करना पड़ेगा। घुसपैठ रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक, गेम चेंजर और दुनिया के लिए शांति का नया मॉडल तक बता दिया था। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ यह समझौता केवल कागजों में ही रहा। जमीन पर यह पूरी तरह ढह गया, क्योंकि समझौता साइन होने के 2 हफ्ते बाद 10 नवंबर को ही थाईलैंड ने इसे कैंसिल कर दिया और दावा किया था कि कंबोडिया के हमले में उसके कुछ सैनिक घायल हो गए थे। शांति समझौते के 44 दिन बाद तो दोनों देशों ने खुलेआम जंग लड़ना शुरू कर दिया। थाईलैंड के हवाई हमले के बाद कंबोडिया के बॉर्डर वाले इलाके से लोग सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। लोगों ने उन इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया जहां हमले का खतरा ज्यादा रहा। कोई अपने सिर पर सामान लेकर जाता दिखा, कोई अपने बच्चों के साथ जाता दिखाई दिया। कंबोडिया के अधिकारियों ने थाईलैंड के हमलों में घायल सैनिकों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद करीब 118 साल पुराना है। दोनों देशों के बीच पड़ने वाले 2 शिव मंदिरों को झगड़े की वजह बताया गया, क्योंकि एक मंदिर थाईलैंड की सीमा में तो दूसरा मंदिर कंबोडिया की सीमा में मौजूद। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर कब्जे का आरोप लगाते रहे। साल 1907 में जब कंबोडिया में फ्रांस का शासन था, तब दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया था, क्योंकि नक्शे में प्रियविहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इसी तरह तामुनथॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया इस मंदिर को अपना मानता आ रहा था। साल 1959 में यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच गया था। उधर रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को रुकवाने की कोशिश में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भड़ गया। उन्होंने दावा किया युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा था उसे ज़ेलेंस्की ने ठीक से पढ़ा तक नहीं, और इसीलिए ट्रंप ज़ेलेंस्की पर नाराज हो गए। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के सामने 28 पॉइंट वाला एक शांति प्रस्ताव रखा था, लेकिन ट्रंप का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए यूक्रेन से प्रतिनिधियों की टीम अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंची थी। वहां अमेरिकी दल के साथ 3 दिन तक माथापच्ची की गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इन बैठकों में शामिल हुए। लेकिन शांति प्रस्ताव को लेकर हुई उन बैठकों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। यानी अमेरिका ने जंग रोकने के लिए यूक्रेन के सामने जो शर्तें रखी वो उनके लिए तैयार नहीं हुआ, और यही वजह रही कि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि युद्ध रुकवाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस की तरफ से अच्छे संकेत मिले। Russia is, I believe, fine with it, but I'm not sure that Zelensky is fine with it. His people love it. मतलब ट्रंप ने इशारों में ज़ेलेंस्की को ही शांति की राह का रोड़ा बता दिया। अमेरिका ने जो शांति प्रस्ताव रखा था उसे लेकर रूस से भी बातचीत हो चुकी थी, और इस पर शुरुआती चर्चा के लिए कुछ दिन पहले अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचे थे। लेकिन इस बातचीत के बाद भी रूस ने खुलकर अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी। उधर गाजा में 2 साल तक चले युद्ध के बाद उसे फिर से बसाए जाने के अमेरिका के प्लान से कतर ने पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उसने साफ किया कि वो गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को फंड देना जारी रखेगा, लेकिन इजराइल के हमलों में गाजा के जो इलाके शमशान में बदल गए उन्हें फिर से बसाने में मदद नहीं करेगा। यानी कतर ने गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को झटका दे दिया।
हमास और इजराइल में 2 साल तक चली भीषण लड़ाई के बाद 10 अक्टूबर को गाजा में सीज फायर समझौता लागू हुआ था। उस समझौते के तहत बर्बाद हो चुके गाजा को दोबारा बसाया जाना था, क्योंकि हमास के ठिकानों को मिटाने की कोशिश में इजराइल ने इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि गाजा के कई इलाके मलबे के ढेर से पड़ चुके हैं। इधर T20 सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल को पूरी तरह फिट बताया गया। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल को लेकर बताया कि दोनों खिलाड़ी पूरी तरह फिट हैं और उनके आने से टीम फिर से संतुलित हो गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कल कटक में खेला जाएगा। रायपुर में हुए दूसरे वनडे में धीमी गति से ओवर डालने के लिए आईसीसी ने टीम इंडिया को दोषी मानते हुए 10% मैच फीस काटने का फैसला लिया। रायपुर वनडे में समय सीमा खत्म होने के बाद भी 2 ओवर डाले जाने बाकी थे, जिसके बाद रेफरी ने टीम इंडिया के खिलाफ आईसीसी को रिपोर्ट भेजी थी। वेस्टइंडीज के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा। एक साथ न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी अनफिट होकर टीम से बाहर हो गए। मैट हेनरी, मिचेल सैंटनर और नेथन स्मिथ चोट की वजह से दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जाएंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। खबर है कि इस दौरे पर ओमान और भारत के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। उधर पाकिस्तान के कराची में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक जुलूस के दौरान पथराव कर दिया गया। वहां सिंध कल्चर डे यानी सिंध संस्कृति दिवस के मौके पर सिंधी समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला, लेकिन इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों और पुलिस वालों के बीच भयंकर झड़प हो गई। इसके बाद तो सड़कों पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। कराची की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया। ये बवाल सिंध संस्कृति दिवस के मौके पर तब हुआ जब वहां सिंधी समुदाय के हजारों लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला। वो सड़कों पर नाचते गाते हुए निकले। बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब पुलिस ने जुलूस को रोकना चाहा, क्योंकि दावा है कि जुलूस को उन रास्तों पर ले जाने की कोशिश की गई जिन पर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पुलिस जुलूस के बीच में आई तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। वो पुलिस वालों से भिड़ गए और ईंट पत्थर ही नहीं बल्कि उनके हाथ जो भी चीज आई उसे उन्होंने पुलिस वालों की ओर उछाल दिया। जवाबी कार्रवाई में कराची की पुलिस ने भी रबर वाली गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जुलूस के दौरान झड़प होने की घटना पाकिस्तान के कराची शहर में हुई। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ उसके सिंध प्रांत की राजधानी भी है और वहां हर साल दिसंबर के महीने के पहले रविवार को होने वाले सिंध संस्कृति दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम हुए। लेकिन इस दौरान जुलूस में हिंसा भड़कने से कोहराम मच गया। पुलिस ने पथराव कर रहे करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनमें कुछ लोगों को तो सड़क पर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ियों तक ले जाया गया। उधर चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। दिल दहला देने वाली यह घटना तब हुई जब वो कार लोगों को कुचलते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई। इसके बाद तो वहां चारों तरफ चीख पुकार का माहौल बन गया, क्योंकि वो कार इतनी तेजी से वहां पहुंची कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिल पाया। बाद में बिजली के एक खंबे से टकराकर वो रुक गई। लेकिन तब तक कई लोग उस कार की चपेट में आ गए। घटना चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में हुई। हादसे से पहले कुछ लोग वहां सड़क के किनारे अपना स्कूटर लिए खड़े दिखे तो कुछ लोग पैदल गुजर रहे थे। तभी वो कार मौत बनकर सामने से आ गई। हालांकि वहां खड़े कुछ लोगों ने पहले ही उसे देख लिया था, इस वजह से वो उसके रास्ते से हट गए और उनकी जान बच गई। उधर चीन के सफारी पार्क में एक भालू के हमले से दहशत मच गई। वहां बियर शो के लिए 2 भालुओं को स्टेज पर लाया गया था। इसी बीच उनमें उस भालू ने सफारी पार्क के कर्मचारी पर हमला कर दिया और उसके हमला करते ही वो कर्मचारी फर्श पर गिर गया। फिर तो उस भालू ने पूरी ताकत से उन्हें जकड़ लिया और वो उससे बचने के लिए छटपटाते रहे। कुछ देर के बाद वो किसी तरह उठकर खड़े हुए, लेकिन उस भालू ने उन्हें दोबारा गिरा दिया। वहां उन्हें बचाने के लिए एक महिला कर्मचारी उनकी मदद करती नजर आई। महिला कर्मचारी के साथ 2 और कर्मचारी भी उस भालू को हटाते दिखे। उन्होंने एक बड़ा डंडा उठाया, डंडे के सहारे उसे हटाने की कोशिश की। वो लोग चीन के जियांग प्रांत के सफारी पार्क में काफी देर तक ये जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उस भालू ने उस कर्मचारी का पीछा नहीं छोड़ा और ये देखकर वहां बेयर शो के लिए पहुंचे लोग घबरा गए, क्योंकि उस भालू को दूर हटाते ही
उसने एक बार फिर उस कर्मचारी पर झपट्टा मार दिया। उसने उनके दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों के पसीने छूट गए। काफी देर तक मेहनत करने के बाद उस भालू को हटाया जा सका। जिजियांग प्रांत के सफारी पार्क में उन दोनों भालुओं को बेयर शो के लिए लाया गया था। बताया गया इसी बीच उस भालू ने उस कर्मचारी के हाथ से खाना छीनने की कोशिश की और उस पर झपट पड़ा। गनीमत यह रही कि हमले में उस कर्मचारी को चोट नहीं आई, लेकिन सफारी पार्क में हुई इस घटना के बाद बेयर शो को कैंसिल कर दिया गया। उधर अमेरिका के हवाई द्वीप में ज्वालामुखी फटने से दहशत मच गई। वहां किलोवेया नाम के ज्वालामुखी के फटने से भारी मात्रा में लावा निकला। इसके अलावा आसपास के इलाकों में राख की परत भिज गई और ज्वालामुखी फटने के बाद सैकड़ों फीट ऊपर तक लावे का फव्वारा निकलता दिखा। जमीन की सतह से कई फीट ऊपर तक लाल लावे की चादर बिछ गई। दूर दूर तक काले और सफेद धुएं का गुबार उठता दिखा। धरती से निकलता शक्तिशाली लावा किसी तबाही की तरह दिखाई दिया। हवाई द्वीप का किलोवेया ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में एक माना जाता है। इसके फटने से आसपास के कई इलाकों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ राख की मोटी परत बिछ गई। इस बीच कुछ लोग ज्वालामुखी से निकलते खौफनाक लावे का भयानक रूप देखते नजर आए। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर कई किलो गांजा बरामद करने का दावा किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने एक यात्री के बैग से 13 किलो से ज्यादा गांजा बरामद करने का दावा किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गांजे की कीमत 10.5 करोड़ रुपए बताई गई। वो यात्री थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था। कमजोर ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट रही। सेंसेक्स 609 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 25,960 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट डिफेंस, रियल्टी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में रही। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रॉन्ग साइड से बेकाबू कार ने एक गाड़ी और एक बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद घायलों की मदद के लिए वहां कई लोग जुट गए। उसी दौरान एक दूसरी कार ने राहत बचाव में जुटे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत मचाने वाले आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर शराब पीने के लिए एक युवक से 2,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। पैसे नहीं देने पर फायरिंग कर वो फरार हो गया था और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसका शहर में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान उसने फिर कभी बदमाशी नहीं करने की कसम खाई। गोली चलाओगे? पक्का नहीं चलाओगे? गुंडागर्दी त्याग दोगे? सब छोड़ देंगे। बदमाश शिवांग भार्गव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम उसके दूसरे साथियों की तलाश में जुट गई। इधर गुजरात के वडोदरा में एक मोटरसाइकिल सवार ने एक व्यक्ति को ऐसी टक्कर मारी कि ये देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। वो व्यक्ति सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार में वो मोटरसाइकिल वहां आई और उसने उस व्यक्ति को भयानक टक्कर मार दी और जोरदार टक्कर लगते ही वो ऊपर उछलते हुए कुछ दूर जाकर गिरे। इसके बाद तो उस मोटरसाइकिल को चला रहा लड़का सड़क पर काफी दूर तक घिसटता नजर आया। इस दौरान वो मोटरसाइकिल भी घिसटती रही और उससे चिंगारियां उठती दिखी। यह दर्दनाक हादसा वडोदरा के डभोई इलाके में हुआ। वो व्यक्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रोड को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में उस व्यक्ति और उस मोटरसाइकिल सवार के साथ 3 लोग घायल हो गए। उधर बिहार के दानापुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान ले ली। उस व्यक्ति के साथ कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे। इसी बीच वो गाड़ी वहां पहुंची और उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई और इसके बाद तो चीख पुकार मच गई। वहां बेकाबू हुई वो गाड़ी सड़क पर उन्हें बुरी तरह रौंदती नजर आई। इस दौरान उनमें एक आदमी का पैर उस गाड़ी के पहिए के नीचे फंसा दिखाई दिया, जबकि एक लड़का उसके साथ घिसटता हुआ आगे चला गया। इस हादसे से कुछ देर पहले वहां एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठा था और वो भी इसकी चपेट में आ गया। दानापुर के गोला रोड में हुए इस भीषण हादसे के बाद वहां आसपास मौजूद लोगों ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे रोकने के लिए सड़क पर उसके पीछे दौड़ भी लगा दी। हालांकि वो लोग उस गाड़ी को रोक नहीं पाए। दानापुर में हुए हादसे के बाद आनन फानन में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उस बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। वहां हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने उस गाड़ी को चला रहे ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। गोला रोड टी पॉइंट के पास एक चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कुछ लोगों को धक्का मार दिया गया था। गाड़ी को सीसीटीवी के द्वारा पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन घायलों के परिवार वालों ने पुलिस से उस गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में उस गाड़ी
और उसके ड्राइवर की पहचान नहीं हो सकी। उधर राजस्थान के डूंगरपुर में धर्मांतरण कराने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों पर आरोप लगा कि वो वहां के आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। और इसी शक पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक घर में प्रार्थना कर रहे लोगों से पूछताछ की। उन लोगों ने दावा किया कि उनके पास से ईसाई धर्म की पुस्तकें बरामद हुई। हम सब बीमार थे तो ठीक हुए, इसलिए हम सुन रहे हैं। अच्छा, हम किसी को बुलाते नहीं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा गांव में हंगामे के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस बुला ली और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बहला फुसला के अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उन लोगों पर आरोप लगा कि वो वहां रहने वाले आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रहे थे, जिसके बाद 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर वन्य जीव संरक्षण के लिए वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को अमेरिकी संस्था ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया। अनंत अंबानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। अनंत अंबानी एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस अमेरिकी संस्था ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया। गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में बना वनतारा दुनिया का सबसे बड़ा पशु बचाव और संरक्षण केंद्र है।